जब तक अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जब तक अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तब तक कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही है दादी, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे हैं नरेंद्र मोदी। मैं हूँ रामदास आठवले, आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Hi there, I'm Radhika Dhawad and you're watching Nation Next. Today I'm in conversation with Union Minister रामदास आठवले. सर मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन को स्क्रैप डाउन किया था तो और सेंटर के हाथ में आज सेंटर के पास उसको अमेंड करने के पावर्स है, तो एज अ यूनियन मिनिस्टर आपको क्या लगता है इस रिजर्वेशन के बारे में? रिजर्वेशन के बारे में हमको लगता है कि राज्य को किसको आरक्षण देना है वो राज्य को अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल का कहना ये है कि राज्य को किसको आरक्षण देना है वो राज्य को अधिकार है, और केंद्र में किसको देना है वो केंद्र को अधिकार है। लेकिन अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मिलने वाले हैं। कल ही देवेंद्र जी से मेरी मुंबई में बात हुई, और जिस तरह महाविकास आघाड़ी का डिपुटेशन सरकार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, तो हम भी मतलब महायुति के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहते हैं और उनके साथ मराठा आरक्षण की बात करेंगे। लेकिन मराठा आरक्षण के साथ साथ मैंने पार्लियामेंट में भी मांग किया था कि जिस तरह महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण की मांग करता है, उसी तरह हरियाणा का जाट करता है, यूपी का जाट करता है, पंजाब का जाट करता है, राजस्थान का राजपूत मांग करता है, और ठाकुर मांग करता है, रेड्डी मांग करता है। तो देश भर के क्षत्रिय समाज को एक अलग से आरक्षण 10-12% मिलना चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की मांग है, और ऐसा हो जाएगा तो समाज में सामाजिक एकता निर्माण होने के लिए उसकी अच्छी मदद हो सकती है। SC ST और OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाते हुए अलग से अगर उनको 10-12% आरक्षण दिया जाता है तो उस समाज के गरीबों को भी फायदा होगा, और दो समाज में जो दूरियां है ये भी कम हो सकती है। तो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है कि सारे क्षत्रियों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। सर पर मराठा रिजर्वेशन जब स्क्रैप हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो महाराष्ट्र ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने इमीडिएटली फिर जो 33% रिजर्वेशन SC ST के लिए प्रमोशन के लिए था वो स्क्रैप कर दिया। तो उसके लिए थोड़ी सी नाराज़गी है लोगों में, क्या आपको लगता है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मतलब सरकार ने जो निर्णय लिया है दलित विरोधी निर्णय है, आदिवासी विरोधी निर्णय है। जो 33% प्रमोशन में रिजर्वेशन रखने का कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अधिकार था। 70 साल से हमको आरक्षण मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि भाई आरक्षण प्रमोशन में नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अधिकार दे दिया था, और देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने इसको हाथ नहीं लगाया था। ऑटोमेटिकली वो रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी इस महाविकास आघाड़ी के सरकार ने माननीय अजीत दादा जी जो डिप्टी CM है, उनके अध्यक्षता में जो कमेटी थी, वो कमेटी ने ऐसा गलत फैसला ले लिया है, और उससे मतलब SC ST को मिलने वाला जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है ये पूरा रद्द हो चुका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है, और इसीलिए ये सरकार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ऐसा ये सरकार पर हमारा आरोप है। पर देवेंद्र फडणवीस जी ने उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने OBC कोटा जो था उसके लिए पुश नहीं किया। हाँ, वो तो उनका जो आरोप है बात सही है कि जिस तरह OBC के आरक्षण के संबंध में भी जो सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन था, तो उसमें भी मतलब अपनी भूमिका सही रखी नहीं, और मराठा आरक्षण को लेकर भी जिस तरह अपनी भूमिका ठीक ढंग से कोर्ट में रखनी चाहिए थी वो भी रखी नहीं, क्योंकि सभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दे देना है। जो मराठा गरीब है, जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण ना देना है।
सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि मराठा समाज सत्ता में है, उनके मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, एमएलए बने, एमपी बने हैं, जमींदार भी है, उद्योगपति भी है, तो उनको क्या जरूरी है? तो उनको जरूरी नहीं है, जिनको जरूरी नहीं है उनको नहीं देना है, लेकिन जिनको जरूरी है, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, उनको ही आरक्षण देना है। तो ये बाजू कोर्ट में सही रखने का मौका महाराष्ट्र सरकार को था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपनी भूमिका सही रखी नहीं, इसलिए मराठा समाज पर अन्याय हुआ है। शरद पवार और प्रशांत किशोर, इनकी आज एक बहुत लंबी बैठक हुई है। आज शरद पवार इनके रेसिडेंस में बॉम्बे में सिल्वर ओक में, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी बातचीत हुई होंगी? प्रशांत किशोर जी एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है, इलेक्शन में मतलब बहुत सारी पार्टियों को मदद भी करते हैं, और शायद शरद पवार जी के साथ उनकी बातचीत हुई होगी, पॉलिटिक्स के बारे में भी बातचीत हुई होगी, महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में बातचीत हुई होगी, देश के राजनीति के बारे में भी शायद बातचीत हुई होगी। तो क्या बात हुई है तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी अगर पवार साहब से मिले हैं तो उसमें पॉलिटिकली बात हो सकती है। काफ़ी लोगों ने अभी जो सेकेंड वेव जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसमें कुछ लोगों ने मोदी जी को भी सुपर स्प्रेडर कहा, और कहा कि इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी जी ने ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में इतने मैसिव रैलीज कंडक्ट नहीं करने चाहिए थे। तो एज समवन हु इज़ वर्किंग सो क्लोजली विद प्राइम मिनिस्टर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो रोज़ आरोप करते हैं, और आरोप करने के बगैर उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं है। उनको हर सेकंड पर मोदी जी दिखाई देते हैं। अभी इलेक्शन का जो मामला है, इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन अनाउंस किया। तो एज ए पार्टी के चीफ उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई अपने पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे चुनकर आए, इसीलिए उनको सभाएं लेना बहुत बड़ा जरूरी था। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ठीक ढंग से हैंडल करने की आवश्यकता थी। तो अगर इलेक्शन आगे भी करते थे तो उसमें कोई तो दो राय नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस की, वो कोई सरकार के हाथ में नहीं था। और इलेक्शन एक बार अनाउंस हुई तो अपने अपने पार्टी के तरफ से खाली नरेंद्र मोदी ने सभा लिया ऐसा नहीं, ममता बनर्जी ने भी सभा लिया, कम्युनिस्टों ने सभा लिया, राहुल गांधी ने तो सभा लिया, सभी पार्टियों ने सभा लिया, सभी पार्टियों की सभा में भीड़ भाड़ थी। तो खाली नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी, इनके लिए अगर आपको कोई सलाह होगी, कोई 4 लाइन आप अगर राहुल गांधी के लिए कोई बता सकते हैं तो? नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो सलाह तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब तक अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जब तक अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तब तक कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही है दादी, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है ये मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, सोच कर काम करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पर उनके ऊपर टीका टिप्पणी हुई, तो ठीक बात है, हर एक को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साफ सुथरे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता है, नरेंद्र मोदी जी बहुत एक्टिव प्रधानमंत्री है, और उनका नाम पूरे दुनिया भर में मतलब चला गया है। तो उनको बदनाम करने की कोशिश हर रोज़ राहुल गांधी जी करते हैं, रोज़ राहुल गांधी जी उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना अटैक ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी पर होगा, उतना उनकी लीडरशिप और भी ज़्यादा मजबूत होती रहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका कोई परिणाम नहीं होता है। जिस तरह आपने देखा है कि 2014 के बाद 2019 के चुनाव के पहले भी राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया था, नरेंद्र मोदी जी को घेरने का काम किया था, लेकिन जनता के मन में कोई राफेल की भूमिका कुछ बिल्कुल नहीं थी। राफेल के नाम पर राहुल गांधी गाफिल रहे, और नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी को 303 सीटें जीतकर सत्ता में दोबारा आने का भी उन्होंने काम किया है।
तो इसीलिए ऐसे टीका टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, और नरेंद्र मोदी इनका एक मतलब ऑफिशियल जो पीएम रेसिडेंस है वो भी रेनोवेट हो रहा है, और पार्लियामेंट हाउस भी हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि उस पर क्रिटिसिज्म मिल रही है कि अभी कोविड का समय है, तो वो पैसे लोगों के इलाज के लिए खर्च होने चाहिए। नहीं, लोगों के इलाज के लिए तो खर्चा हो ही रहा है। इलाज के लिए जितना लगता है, सभी देश के लोगों को फ्री देने का निर्णय हुआ है, अनाज फ्री देने का निर्णय हुआ है, किसानों को मदद करने का निर्णय हुआ है, जो अनाथ बालक हो गए हैं उनको इंश्योरेंस के माध्यम से मदद करने का निर्णय हो चुका है। तो ऐसे कई निर्णय सरकार तो ले रही है। अभी नया पार्लियामेंट इसलिए बढ़ रहा है कि देश की आज़ादी की 75 सालगिरह जब हम मना रहे हैं, तो अपना कोई बिल्डिंग अपने बनाया हुआ होना चाहिए। और जो अभी का पार्लियामेंट हाउस था, लोकसभा था, राज्यसभा था, बैठने के लिए भी मतलब जगह कम पड़ती थी, और इसीलिए एक नया संसद भवन बनने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए उसी एरिया में नया संसद भवन बन रहा है। जिस तरह रोड बन रहे, रोड में लाखों करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, तो संसद भवन के लिए इतना पैसा खर्चा करेगी तो उसमें कोई दिक्कत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो एक अच्छा नया संसद भवन 75वें आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस पर एक नया संसद बनेगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए टीका करने वाले करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारा काम करती रहेगी, अच्छा काम करती रहेगी, ऐसा मुझे हमारा मानना है। नागपुर में ही आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2.5 साल का एक आपने 2.5 टर्म का एक फॉर्मूला दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? तो 2.5 साल का फॉर्मूला पहले शिवसेना का था। शिवसेना ने बोला था कि भाई 2.5 साल हमको मिलना चाहिए मुख्यमंत्री पर, 2.5 साल बीजेपी को मिलना चाहिए, और पहले हमको मिलना चाहिए ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था, खाली 2.5 साल हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी को लगता था कि भाई ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, या ऐसा कोई चर्चा तो नहीं हुई थी। माननीय अमित शाह जी जब मातोश्री पर गए थे, तो 50% सत्ता की भागीदारी पर चर्चा हुई थी। मंत्रिमंडल में 50% मंत्री के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने के बारे में कोई चर्चा तो नहीं हुई थी। लेकिन शिवसेना ने फिर इस मुद्दे को उठाया कि भाई 2.5 साल हमको भी मिलना चाहिए, और बीजेपी को ये लगा था कि भाई ये मानेंगे, खाली 2.5 साल बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे, ये तो अपने साथ ही आएंगे, ऐसा बीजेपी को लगता था। इसीलिए बीजेपी ने थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया, और कांग्रेस कभी शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर सकती है, ये भी मतलब बीजेपी का मानना था। तो इसीलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन देर तो देर हो गई, लेकिन अभी टाइम नहीं गया है। और मेरा प्रस्ताव ये है कि कल मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है, और मैंने उनको बोला है कि अगर 2.5 साल मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे को दे देकर बाकी 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनो, तो बोले अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमारी तैयारी है, ऐसा उन्होंने भी बोला है। तो अगर ऐसा कल हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करने के लिए अगर बीजेपी शिवसेना अगर एक साथ आती है, तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, फाइनलाइजेशन हो सकता है। 50% सत्ता में भागीदारी के प्रस्ताव पर भी मतलब एक मत हो सकता है, और बाला साहब ठाकरे जी के सपना का पूरा करने के लिए माननीय उद्धव ठाकरे जी ने बैक टू पैवेलियन आने का निर्णय लेना चाहिए, और शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चक्रव्यूह में अटकना नहीं चाहिए, ऐसा हमको लगता है। थैंक यू सो मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.